नेक्स्ट इज एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में सबसे पहले लैंड प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे कि लैंड प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ओके, लैंड अब आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप, कोई भी क्रॉप हो सकती है, राइस हो सकता है ना, मेज, सोयाबीन, तो कोई भी क्रॉप, कॉटन, तो उसकी हार्वेस्टिंग के बाद जो जो स्टेप हम एग्रोनॉमिक, जो जो भी स्टेप हम अपने फील्ड में फॉलो करेंगे, जो जो भी स्टेप हम करेंगे, उस सभी को एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के अंडर हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, उसमें जैसे कि सीड बेड प्रिपेयर करना, सबसे पहले जो फील्ड है अपना उसको, सोयल हार्ड हो जाती है कटिंग के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप की, तो सोयल को लूज करना, अपर पोर्शन को डिस्टर्ब करके हमने सोयल को लूज करना है। ओके, जो अपने अपना सीड बेड प्रिपेयर करना है उसके लिए हमें 2-3 प्लोइंग देनी पड़ेगी फील्ड में, डिस्क प्लो का यूज कर सकते हैं उसके लिए। ओके, और फाइनल में हमने जो प्लैंकिंग के थ्रू जो अपना फील्ड है वो लेवल करना है, उसके लिए हम लोग लेसिक जो लैंड लेवलर है उसका भी यूज कर सकते हैं। लैंड लेवल करने का बेनिफिट ये होगा कि हमने जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है उसमें से। क्यों? क्योंकि जब अब अगर लैंड हमारी एक सार है, अगर लैंड लेवल है, तो अगर हम जितना कम वाटर अप्लाई करेंगे वो सारे पूरे हमारे फील्ड में पहुंचेगा। लेकिन अगर एक और स्लोप है तो हम जितना चाहे ज्यादा वाटर अप्लाई कर दें, लेकिन स्लोप की तरफ ज्यादा वाटर जाएगा, और दूसरी साइड एज कम्पेयर टू सोil वहां पे जो वाटर की प्रेजेंस है वो कम होगी, है ना। तो उस केस में वाटर की वेस्टेज ज्यादा होती है, वाटर यूज एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन इसलिए जो हम लेसिक लैंड लेवलर का यूज करते हैं, ताकि जो हमारी सॉइल है वो, सॉइल सरफेस जो है वो लेवल हो जाए, ताकि जब हम इन फ्यूचर जब वाटर अप्लाई करेंगे, इरिगेशन अप्लाई करेंगे सॉइल में, क्रॉप में, तो वाटर जो है इक्वली सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, उसके बाद हमने जो अपना फाइन सीड बेड है वो प्रिपेयर कर लेना है। सीड बेड प्रिपरेशन के बाद जो स्टेप आता है वो होता है सोइंग। ओके, नेक्स्ट इज सीड ट्रीटमेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि सीड ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट होता है कि किसी केमिकल के साथ या वाटर के साथ भी कई बार सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कई बार इंसेक्ट पेस्ट से इफेक्टिव होता है हमारा सीड, तो उस डिजीज से या इंसेक्ट पेस्ट से सीड को बचाने के लिए हम लोग ये करते हैं, ताकि जो हमारा डिजीज है, जो इंसेक्ट पेस्ट है, वो क्रॉप में ना जाए। ओके, वहीं सीड ट्रीटमेंट के टाइम पे ही उसको किल कर दिया जाता है, ताकि जो हमारा सीड है वो बचा रहे डिजीज से। कौन कौन से हम लोग केमिकल्स यूज कर सकते हैं? सबसे पहले कौन सी एक मेन मेजर जो डिजीज है वो है स्मट। बार्ले क्रॉप में मेजर डिजीज जो है वो स्मट है। तो स्मट से बचाने के लिए हम लोग जो बार्ले है उसका सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। कौन कौन से केमिकल्स हैं? जैसे बविस्टन है, बीटावेक्स है। ओके, तो इन दो केमिकल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, इनके साथ सीड्स को ट्रीट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सीड है वो स्मट, जो लूज स्मट है, उस डिजीज से बच सके। ओके, क्वांटिटी कितनी होगी? 2 ग्राम क्वांटिटी हम ले सकते हैं बोविस्टिन की 1 किलोग्राम सीड को ट्रीट करने के लिए, और 2.5 ग्राम क्वांटिटी जो हम लोग बोविस्टिन की ले सकते हैं, बीटावैक्स की ले सकते हैं 1 किलोग्राम सीड को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ सोइंग। मेथड्स ऑफ सोइंग में हम लोग कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं बार्ले की सोइंग के लिए? ऑलमोस्ट सारे मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। ड्रिलिंग भी इसमें कर सकते हैं, टेबलिंग कर सकते हैं, प्लांटिंग नहीं हो सकता,
ट्रांसप्लांटिंग भी नहीं हो सकता है इसमें। ओके, तो मेन जो हमारा ड्रिलिंग डिबलिंग मेथड है, ओके, डिबलिंग हम लोग यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि डिबलिंग जो है सबसे पहले हमें अपना फीड का लेआउट बनाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद एक एक सीड को हम प्लेस करेंगे। उसमें क्या है, उसमें टाइम बहुत जाता है, और जो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक आदमी तो कर नहीं सकता पूरे। अगर हमारे पास ज्यादा एरिया है तो कई हमें लेबर कॉस्ट उससे बढ़ेगी, ज्यादा लेबर चाहिए होगी और टाइम भी ज्यादा चाहिए होगा, है ना। तो जो हमारा ड्रिलिंग मेथड है वो एक बेस्ट मेथड है। ऑलमोस्ट सभी जो हमारी ग्रेन्स क्रॉप होती है ना, उसमें ड्रिलिंग मेथड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है, जिसमें कि हम लोग सीड ड्रिल का यूज कर सकते हैं। ओके, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का यूज कर सकते हैं। सीड ड्रिल का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमने एक काम ही करना है, जो कि है सोइंग। जब हमने अकेला सोइंग करना है तब हम लोग सीड ड्रिल का यूज करते हैं। लेकिन जब हम सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का यूज करते हैं, तब हम सीडिंग सोइंग के साथ साथ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का काम भी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। एक जो उसका बॉक्स होता है उसमें हम लोग सीड प्लेस करते हैं, सीड रखते हैं, दूसरे में हम लोग फर्टिलाइजर रख देते हैं, ताकि जहां जहां सीड का सोइंग होगी, सीड प्लेस होगा जहां जहां, वहां पे फर्टिलाइजर भी प्लेस हो जाएगा। मतलब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी हमने साथ में दे दी और सोइंग भी साथ में होगी। ओके, तो जब हम दोनों काम करने होते हैं एक साथ, तब हम सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का यूज करते हैं। लेकिन जब हमने खाली सोइंग ही करनी है, तब हम लोग सीड ड्रिल का यूज करेंगे। ओके, तो वो ड्रिलिंग मेथड जो है एक बेस्ट मेथड है इस बार्ले क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट इज सोइंग टाइम। सोइंग टाइम एक बेस्ट टाइम होता है जब हमने अपनी सॉइल में जब हम अपनी क्रॉप की सोइंग करते हैं। ओके, वो बेस्ट टाइम हम रिकमेंडेड होता है। क्यों रिकमेंडेड क्यों होता है? क्योंकि अगर हम उस टाइम से पहले कर देंगे तब भी उसको जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, वो फेवरेबल नहीं रहेंगी। अगर हम बाद में अप्लाई करते हैं तब भी। ओके, तो जो बेस्ट टाइम रिकमेंडेड टाइम होता है, उसी टाइम के अंदर अंदर हमने जो अपने क्रॉप की सोइंग है वो कंप्लीट करनी है। मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर अगर हमारी इरिगेटेड लैंड है, जहाँ पे हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं काफी अच्छी हैं, अगर वहां पे हमने सोइंग करनी है, तो मिड अक्टूबर से लेके मिड नवंबर 1 मंथ का टाइम हमारे पास होता है। अगर हमने रेनफेड एरिया में सोइंग करनी है, मतलब अगर हमारा एरिया रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, तब वहां पे हमने सोइंग करनी है, तो वहां के लिए हमें जो रिकमेंडेड सोइंग टाइम है वो 15 डेज का है। ओके, 15 डेज का मतलब सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के जो पिछले 15 दिन होते हैं, तब हम लोग जो सोइंग है बारले की कंप्लीट कर सकते हैं, अगर हमारा एरिया रेनफेड एरिया के अंडर आता है, जो कि रेनफॉल पे डिपेंड करता है। अगर हम वाटर के लिए रेनफॉल पे डिपेंडेंट हैं, तो वो रेनफॉल एरिया होता है। ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कल्टीवेशन में किसी भी क्रॉप की। ओके, फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? जो कि केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जिससे कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, ऐसे फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जिससे एक न्यूट्रिएंट मिलता है, दो मिलते हैं, तीन, कितने भी मिल सकते हैं। मतलब जिससे क्रॉप प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, चाहे वो एक है, उसको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो मैन्योर्स हैं, मैन्योर एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स नहीं होते। मैन्योर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, पोल्ट्री मैन्योर है। ओके, तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं, है ना।
तो ये डिफरेंस होता है फर्टिलाइजर और मैन्योर में। फर्टिलाइजर जो होते हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज्यादा होती है, जैसे यूरिया है, ओके, यूरिया में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की अमाउंट ज्यादा होगी। अगर 100 केजी यूरिया है तो उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? 46। मतलब 100 केजी यूरिया में हमारे पास नाइट्रोजन कितनी है? 46 केजी। लेकिन अगर मैन्योर की बात करें, अगर फार्म यार्ड मैन्योर की बात करें अगर हम लोग, या वर्मी कंपोस्ट की मैन्योर की बात करें, तो अगर 100 केजी वर्मी कंपोस्ट है हमारे पास, तो हमारे पास नाइट्रोजन इन द सेंस कितनी होगी? खाली 1.5 केजी, 1.5 केजी नाइट्रोजन हमारे पास होगी अगर हमारे पास 100 केजी वर्मी कंपोस्ट है। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास 100 केजी यूरिया है तो हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो 46 केजी होगी। ओके, तो इस तरीके से कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज्यादा होती है, लेकिन जो मैन्योर्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट चाहे कम होती है, लेकिन इसका कोई रेजिड्यू इफेक्ट, मतलब कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता सॉइल पे। ओके, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स का बैड इफेक्ट कैसे पड़ता है? केमिकल फर्टिलाइजर से 46% नाइट्रोजन तो हमें मिल गई, लेकिन इससे जो सॉइल की हेल्थ है ना वो डिग्रेड होती है, मतलब हेल्थ जो है उसकी खराब होती है सॉइल की, फर्टिलाइजर से, केमिकल फर्टिलाइजर से। कैसे? उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे सॉइल बनी है वो स्ट्रक्चर जो है इम्बैलेंस हो जाता है। ओके, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, फर्टिलिटी मतलब उसकी जो कैपेसिटी है खुद किसी प्लांट को प्रोड्यूस करने की, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने की प्लांट्स को, वो कम हो जाती है। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग मैन्योर्स का यूज करते हैं तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा होता है। ओके, तो जो बेस्ट मेथड है अप्लाई करने का वो ये है कि हम लोग इंटीग्रेटेड यूज करें। इंटीग्रेटेड यूज में क्या होता है कि थोड़ा सा हमें फर्टिलाइजर भी यूज करना है, थोड़ा सा मैन्योर भी यूज कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं। ओके, अगर हम मोर देन वन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करते हैं सॉइल में तो उससे हमारा जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, जो सॉइल की हेल्थ है वो भी अच्छी होती है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, जो हमारी फाइनल प्रोडक्शन है क्रॉप की वो इंक्रीज होती है, और इसके जो बैड इफेक्ट्स है ना वो भी कम होते हैं, मतलब बिल्कुल अगर हम इंटीग्रेटेड यूज करते हैं तो बिल्कुल कम होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, मैन्योर्स का यूज करते हैं, तो उसके बैड इफेक्ट तो कोई होते नहीं, उल्टा उसके जो हमारी सॉइल की हेल्थ है वो अच्छी होती है। लेकिन हम लोग अकेला मैन्योर्स का ही यूज करके अपनी क्रॉप को नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट इसमें कम होती है। ओके, तो इस तरीके से हमें जो इंटीग्रेटेड यूज करके, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होती है जो मैंने आपका ये वाला लेक्चर अपने चैनल पे डाल भी रखा है, वहां से आप लोग देख सकते हो। ओके, manure and fertilizers both play important role in barley cultivation, दोनों का important role होता है। When barley is grown as an irrigated crop, about 10 to 15 tons of compost or farmyard manure could be applied about a month before of sowing। अगर हमने बार्ले क्रॉप जो है, इरिगेटेड क्रॉप, इरिगेटेड लैंड पे हम कल्टीवेट कर रहे हैं, तो हमें 10 to 15 टन ऑफ फार्मयार्ड मैन्योर वी हैव टू अप्लाई, हमें अप्लाई करना पड़ेगा 10 से 15 टन फार्मयार्ड मैन्योर पर हेक्टेयर। ओके, कब अप्लाई करना है? एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द सोइंग, क्योंकि इसको जो सॉइल में मिक्स होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ओके, तो इसलिए सोइंग अगर हमने 15 ऑफ अक्टूबर को करनी है तो जो फार्मयार्ड मैन्योर अप्लाई करना है हमने
वो 1 मंथ पहले करना पड़ेगा, सितंबर में। ओके, तो 1 मंथ पहले हमें जो मैन्योर्स हैं वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो हम लोग कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, सोइंग के साथ अप्लाई कर सकते हैं, सोइंग के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ओके, टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, मतलब जब हमारी क्रॉप की जब हाइट हो जाएगी थोड़ी सी तब अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मैन्योर्स हम पहले अप्लाई करते हैं सोइंग से, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो हम लोग सोइंग के टाइम या सोइंग के बाद करते हैं। कौन कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है जो बार्ली क्रॉप है? मेन हमारे पास 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो मेजर होते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, लेकिन मेन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो 3 है। एनपीके नाइट्रोजन जो है, फास्फोरस है और पोटेशियम। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटेशियम। अब अगर हमारी लैंड, अगर हमारा फील्ड इरिगेटेड कंडीशंस के अंडर आता है तो हमें एनपीके की रिक्वायरमेंट 60, 30 और 30 केजी पर हेक्टेयर चाहिए अगर हम इरिगेटेड कंडीशंस के अंडर आते हैं। अगर हम रेनफेड कंडीशंस के अंडर आते हैं और वो हिल्स में है, ओके, अगर हिली एरिया है और रेनफेड कंडीशन के अंडर आता है, तब ये जो डोज है वो 40-20-20 हो जाती है पर केजी। ओके, अगर प्लेन रीजन है, इरिगेटेड एरिया, रेनफेड एरिया के अंडर आता है, तब जो ये रिक्वायरमेंट है वो 30 केजी नाइट्रोजन, 30 केजी फॉस्फोरस और 20 केजी पोटेशियम पर हेक्टेयर है। ओके, सेलाइन सॉइल है, अगर अगर साल्ट्स की अमाउंट ज्यादा है तो 60 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, 30 केजी फॉस्फोरस पर हेक्टेयर, 30 केजी पोटेशियम पर हेक्टेयर। ओके, अगर हमने माल्ट की प्रोडक्शन के लिए ही अपनी क्रॉप लगानी है, मतलब हमें जो बार्ले क्रॉप है उससे अल्कोहल प्रोडक्शन करनी है, तो तब हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है उसमें? 80 केजी पर हेक्टेयर। उस केस में नाइट्रोजन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉस्फोरस में भी थोड़ा सा डोज में इंक्रीज होता है, वो होती है 40 केजी पर हेक्टेयर। और पोटेशियम जो है, पोटेशियम हमने 30 केजी पर हेक्टेयर अप्लाई करनी है। ओके, नाइट्रोजन जो है कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी स्प्लिट डोजेज होती है, मतलब जैसे कि अ, हमने 40% स्टार्टिंग में अप्लाई कर दी सोइंग टाइम के टाइम, सोइंग के टाइम है ना, 30% हमने आफ्टर 30-40 डेज अप्लाई की, और बाकी की जो 30% बच गई वो हमने 70-75 डेज पे अप्लाई की। और बाकी की जो फास्फोरस और पोटेशियम है उसकी सारी की सारी डोज हमने एज ए बेसल एप्लीकेशन, मतलब स्टार्टिंग के टाइम अप्लाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो फास्फोरस है या पोटेशियम है उसमें क्या होता है, वो लॉस उसका कम होता है, इन दोनों न्यूट्रिएंट्स का लॉस कम होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का लॉस ज्यादा होता है। ओके, अगर हमने 100% स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर दी तो प्लांट ने तो वो 30% ही ऑब्जर्व की, बाकी 70% का क्या हुआ? लॉस हो गया। तो उस लॉस को बचाने के लिए, उस लॉस से बचने के लिए हमने जो 40% स्टार्टिंग में अप्लाई करनी है, 30% बाद में अप्लाई करनी है, ताकि हम लोग जो नाइट्रोजन लॉस है उससे बच सके। नेक्स्ट इज वीड कंट्रोल। अगर हमने अब क्रॉप लगाई है तो उसमें वीड भी होंगे, वीड्स भी होंगे, है ना? तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं? वीड्स को कंट्रोल 3 तरह के मेथड से किया जा सकता है: केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड। ओके, केमिकल मेथड में हम लोग किसी केमिकल की स्प्रे कर देते हैं, उससे कंट्रोल किया जा सकता है। फिजिकल मेथड में क्या होगा, कल्चरल मेथड भी इसमें आ जाता है। फिजिकल मेथड में हमने कोई टिलेज इम्प्लीमेंट का यूज करके अपने जो वीड्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि हम लोग बायोलॉजिकल जो
ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वीड प्लांट को या वीड प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, जो वीड्स को खाते हैं या वीड्स को नष्ट कर देते हैं। तो उससे अगर हम अपनी फील्ड में वीड्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो उस मेथड को बोला जाता है बायो कंट्रोल। ओके, तो ज्यादातर कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है इसमें? केमिकल मेथड ही फॉलो किया जाता है, जिसमें कि हम लोग पहले 2,4-D का अगर ब्रॉड लीफ है तो 2,4-D साल्ट का यूज किया जाता था। अगर क्रॉप हमारी ग्रासी लीव्स वाली क्रॉप है, उसमें ब्रॉड लीफ वीड्स अवेलेबल हैं, तो हम लोग 2,4-D का यूज करते थे और वीड जो है वो किल हो जाते थे। ओके, अगर रेनफेड कंडीशंस हैं, ओके, अगर हमने जो हर्बिसाइड अप्लाई करना है तो वो उसकी डोज क्या होगी? वो होगी 0.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे वीड्स होते हैं क्रॉप में, बारले में खास करके कौन कौन से हैं? जैसे फ्लैरिस माइनर, ये तो वीट क्रॉप है, जो गेहूं का एक वीड है, गेहूं में ज्यादा होता है फ्लैरिस माइनर, है ना? फ्लैरिस माइनर, और ये बार्ले क्रॉप में भी ज्यादा होता है। और एक है फेमस जो वीड इसके साथ ही अटैच है, वो है वाइल्ड डोट। ओके, ये दो वीड स्पीसीज जो हैं, वीड, ये ज्यादा होते हैं बार्ले क्रॉप में। तो इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ओके, आइसोप्रोटेरोन हम लोग यूज कर सकते हैं 75, ये पाउडर फॉर्म में होता है। ओके, और 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में हमने 1 kg अप्लाई करना है आइसोप्रोटेरोन का। या हम लोग पेंडिमेथिलिन भी यूज कर सकते हैं, स्टॉम्प बोलते हैं ना जिसको, 30 EC इमल्सिफाइबर कंसंट्रेट एट द रेट 3.3 लीटर इन 6 to 800 लीटर ऑफ वाटर। हमने 600 से लेके 800 लीटर वाटर में इसको अप्लाई करना है, डिसॉल्व करना है 3.3 लीटर को, और बाद में जो सोइंग के 2 या 3 दिन बाद स्प्रे कर देनी है अपनी क्रॉप पे, सॉइल पे होगी, क्योंकि 2-3 दिन बाद तो जर्मिनेशन नहीं होती। सॉइल में स्प्रे करनी है इसकी, जिससे कि जो फ्लैरिस माइनर है उसका अटैक कम हो जाएगा। जो वाइल्ड और टाइप के वीड्स हैं हमारे फील्ड में होने वाले हैं, उसके उससे भी छुटकारा मिलेगा, उससे भी हम लोग क्रॉप को अपनी को सेव कर सकते हैं। ओके, वीड कंट्रोल के बाद आता है इरिगेशन मैनेजमेंट। अगर हमारी सॉइल इरिगेशन पे डिपेंडेंट है तो हमने 2 या 3 इरिगेशंस अप्लाई करनी है, क्योंकि बार्ले क्रॉप को ज्यादा इरिगेशंस नहीं चाहिए होती। वीट को तो 5-6 नंबर ऑफ इरिगेशंस चाहिए, लेकिन बार्ले को एज कंपेयर टू वीट कम नंबर ऑफ इरिगेशंस चाहिए होती। ओके, 2 या 3, 20 to 30 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायरमेंट होती है इसकी। क्रिटिकल स्टेजेस जो हैं, कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेजेस है? फर्स्ट जो एक्टिव टिलरिंग स्टेज है, टिलरिंग स्टेज सबसे पहले, फर्स्ट जो क्रिटिकल स्टेज है, जो कि 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग आती है। सोइंग के 30 या 35 दिन के बाद ये वाली स्टेज आती है, एक्टिव टिलरिंग स्टेज। सेकेंड जो है क्रिटिकल स्टेज, वो है बूटिंग, फ्लैग लीफ भी बोलते हैं, बूटिंग स्टेज, जो कि 60 से लेकर 65 दिन के बाद आती है सोइंग के। और लास्ट में जो थर्ड हमारी क्रिटिकल स्टेज आती है, वो है मिल्किंग स्टेज या ग्रेन फिलिंग स्टेज। ओके, ये कब आती है? 80 और 85 दिन के बीच, 80 to 85 डेज आफ्टर सोइंग, ये वाली मिल्किंग स्टेज या ग्रेन फिलिंग स्टेज आती है, जिसमें कि हमारे ग्रेन फॉर्मेशन
की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तब भी हम जो बार्ली क्रॉप है उसको इरिगेशंस की, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट इरिगेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग जो काटते हैं हम लोग, थ्रेशिंग जब कटी हुई क्रॉप से हम लोग सीड्स को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोला जाता है। द क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड इमीडिएटली आफ्टर द ripens, otherwise it might lodge and shatter grains। जब भी क्रॉप जो है हमारी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है, एज सुन एज पॉसिबल हमने जो हार्वेस्टिंग है वो कंप्लीट करनी है। अदरवाइज हमें जो ग्रेन लॉस होते हैं ना, जो ग्रेन्स जमीन पे गिरना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अगर हम कंबाइन हार्वेस्टर का यूज करेंगे तो उससे हमारे जो ग्रेन लॉस होगा वो ज्यादा होगा। ओके, तो एज सुन एज पॉसिबल जब भी हमारी क्रॉप जो है वो रेडी होती है फॉर हार्वेस्टिंग के लिए, जब उसका जो कलर है वो येलोइश होना स्टार्ट होता है, इट मींस आवर क्रॉप इज रेडी टू हार्वेस्ट। जब भी क्रॉप रेडी टू हार्वेस्ट होती है, हमें एज सुन एज पॉसिबल हार्वेस्टिंग अपनी कंप्लीट कर लेनी है। दिस क्रॉप शैटर्स मोर इजिली देन डज व्हीट। दिस, ये जो क्रॉप होती है, बार्ले क्रॉप है, इसमें जो शैटरिंग लॉस होता है, शैटरिंग मतलब गिरने वाला, जो सीड्स नीचे गिरते हैं, ये एज कंपेयर टू व्हीट क्रॉप वो ज्यादा होते हैं। ओके, तो इसमें लॉस भी फिर ज्यादा होगा। It should be harvested in the foreman before the heads become too dry and fragile for handling। ये जब आप जो हेड्स होते हैं इसके, ओके, जिसको आप लोग बल्ली बोलते हो, वो जब ज्यादा पकना स्टार्ट कर दे उससे पहले ही इसकी हार्वेस्टिंग है जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में इसकी हैंडलिंग जो है वो, इसको हैंडल करना प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, इसकी हैंडलिंग जो है वो आसान नहीं है। तो हार्वेस्टिंग हमने जो इसके राइपनिंग स्टेज पे ही, स्टार्टिंग के टाइम ही कंप्लीट कर लेनी है। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज डन विद सिकल बाय मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर से हार्वेस्टिंग इसकी डन हो सकती है। मैनुअल लेबर भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसकी हार्वेस्टिंग के लिए। थ्रेशिंग इज डन आइदर बाय ट्रैम्पलिंग बटक्स और बाय स्टेशनरी थ्रेशर। थ्रेशिंग कैसे करनी है? जब हमने हार्वेस्टिंग अपनी डन कर ली, हार्वेस्टिंग जब कंप्लीट हो जाती है, तब हम लोग अब थ्रेशर का यूज करते हैं थ्रेशिंग फ्लोर पे। अपने जो विद स्टेम, जो पूरा का पूरा प्लांट लेके जाते हैं और बाद में प्लांट से सीड को अलग कर लिया जाता है। दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट आवर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। जैसे ही हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग कंप्लीट हो जाती है, जो लास्ट स्टेप बचता है वो है स्टोरेज, यील्ड, कि कितनी यील्ड आई है और कैसे हम लोग इसको स्टोर करेंगे। ओके, व्हेन कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ बार्ले इज डन with improved scientific methods, they produce about 30 to 35 quintals of grain and 40 to 45 quintals of straw per hectare। जो इसकी एवरेज यील्ड है कितनी होती है? 30 से लेकर 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। ओके, और 40 से लेकर 45 क्विंटल पर हेक्टेयर स्ट्रॉ यील्ड। जो ग्रेन यील्ड है 30 से 35 क्विंटल, और जो हमारी स्ट्रॉ यील्ड है, जो वेजिटेटिव पार्ट है, वो होता है 40 से 45 क्विंटल। ओके, द माल्टिंग प्रोसेस कन्वर्ट्स रॉ ग्रेन इनटू माल्ट। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही हमने जो ग्रेन्स को स्टोर किया, ओके, उसके बाद क्या होता है? माल्टिंग प्रोसेस। अगर हमने अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए इसका यूज करना होता है, तो माल्टिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। माल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है? रॉ ग्रेन इनटू माल्ट, जो ग्रेन्स होते हैं उसको माल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द माल्ट इज मेनली यूज फॉर ब्रीविंग और विस्की।
बियर मेकिंग, ये विस्की और बियर मेकिंग में यूज होता है माल्ट, ओके, बट कैन आल्सो बी यूज टू मेक माल्ट विनेगर और माल्ट एक्सट्रैक्ट। माल्ट विनेगर और माल्ट से कई और प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। वेरियस ग्रेन्स आर malted, द मोस्ट कॉमन ग्रेन्स यूज्ड आर बार्ले, sorghum, wheat। काफी कुछ टाइप के ग्रेन्स से हम लोग माल्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे बार्ले, सोरगम और व्हीट, ओके। लेकिन जो बार्ले है, इसके माल्ट जो इसका प्रोडक्शन होता है अगर माल्ट में, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। इसलिए जो हमारी बार्ले क्रॉप है, उसका सबसे ज्यादा यूज बियर प्रोडक्शन में या विस्की प्रोडक्शन में, मींस अल्कोहल प्रोडक्शन में ज्यादा यूज होता है। माल्ट की फॉर्मेशन के लिए इसका ज्यादा यूज किया जाता है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द barley. I hope you get each and everything. Thank you.